सोचो एक बैंक जो मार्केट का स्टार था और सिर्फ 90 दिन में कोलैप्स हो गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ यस बैंक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के कोलैप्स के बारे में। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इक्विटी इनसाइट्स। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। सो थोड़ा सा ओरिजिन देखना। 2004 में यस बैंक की फाउंडेशन रखी गई विद अ स्ट्रॉन्ग विजन। विजन इनका क्या था? विजन इनका ये था कि लीन बैंकिंग करेंगे, टेक ड्रिवन होगा सारा सिस्टम और कॉरपोरेट फोकस्ड होगा। ठीक है, इनका कोर फोकस जो था दैट इज कॉरपोरेट। कॉरपोरेट, ठीक है, बिग बिजनेसेस को लोन देंगे और वहां से अर्निंग करेंगे। ठीक है, रिटेल कस्टमर्स के लिए तो बैंक था ही, बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल थी, बट जो इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था या फिर कह सकते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ये था कि हम B2B सेगमेंट में काम करेंगे। ठीक है, हम भी एक बिजनेस है, हम एक कॉरपोरेट को फोकस करेंगे और उनको लोन्स देंगे वहां से, क्योंकि लोन डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो ये सोच करके इसकी शुरुआत की गई 2004 में और ग्रोथ फेज था 2005 से 2015। ठीक है, रैपिड ग्रोथ, लोन बुक एक्सपांशन थ्रू एग्रेसिव कॉर्पोरेट लेंडिंग। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इन्होंने भर भर के लोन देना स्टार्ट कर दिया कॉर्पोरेट्स को। ठीक है, अब 2016 के बाद यस बैंक पीक पर था बिल्कुल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्टाइल में डील कर रहा था और इनके हाई रिटर्न्स थे, बिग हेडलाइंस, हर जगह न्यूज़ में यस बैंक ही था। ठीक है, पर यहीं पर एक साइलेंट मिस्टेक हो रही थी जो इन लोग को पता नहीं थी। ठीक है, अब देखना हुआ क्या। 2019 में ग्रोथ जो इनका था वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ। ग्रोथ अब भी था बट उतना तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहे थे ये लोग जितना ये लोग पहले 2015 में कर रहे थे। ठीक है, 4 साल 5 साल पहले एनपीएस सरफेस होने लगे। एनपीएस का मतलब होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई एक कॉरपोरेट है, लेट्स से कंपनी ए को इन्होंने 200 करोड़ का लोन दिया। ठीक है, अब उस कंपनी ए ने कुछ टाइम तक तो ईएमआईज टाइम पे पेमेंट करी, इसके बाद डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ईएमआईज बाउंस होने लगी, पैसे आने बंद हो गए। इन्होंने खूब चेस किया कंपनी ए को, बट कंपनी ए ने बोला भाई मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए। ठीक है, आप एक काम करो, आप सेटलमेंट कर लो। नहीं सेटलमेंट कर रहे हो तो फिर आप छोड़ दो, मैं नहीं दे पाऊंगा पैसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो एनपीएस ज़्यादा आने लग गए इनके पास। ठीक है, जो भी इन्होंने कॉर्पोरेट को लोन दिया था ये सोच करके कि वहाँ से एनपीए नहीं आएगा, हमें रीपेमेंट ईजिली मिल जाएगी, बट उसका एग्जैक्ट अपोजिट हुआ। एनपीएस होने लग गए जितने भी लोन इन्होंने दिए थे, मेजरली लोन्स एनपीए डिक्लेयर होने लग गए और पैसे आने बंद हो गए। ठीक है, अब देखना वेयर इट ऑल वेंट रॉन्ग। ठीक है, यहाँ से बात सीरियस हो गई। एलिगेशंस आए कि लोन्स इनसाइडर लिंक्ड पार्टीज को मिले हैं। ठीक है, जिनको जानने पहचानने वाले, मतलब जो बोर्ड के इनके की मेंबर्स हैं यस बैंक में, उन्होंने अपने जानने पहचानने वालों को लोन बांट दिया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एग्रेसिव लेंडिंग, इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट, लार्ज बैड लोन्स एक्यूमुलेटेड बाई 2019-2020। ठीक है, बैड लोन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए। बैड लोन्स ऐसे लोन्स वही जो टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं और जिनके एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कनेक्टेड लेंडिंग्स मतलब वही एलिगेशंस ऑफ लोन्स बेनिफिटिंग इनसाइडर लिंक पार्टीज। ठीक है, कि भाई एक जो बैंक का सीईओ है, उसके कोई रिश्तेदार फूफा फूफा या मौसा जी हैं उसके, जो जिन्होंने एक कॉरपोरेट बनाई हुई है और उनको उन्होंने लोन दे दिया, डिसबर्स करा दिया। सो दिस वॉज अगेन वन ऑफ अ बिगेस्ट एलिगेशन। ठीक है, इसके बाद वीक प्रोविजनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकी प्रोविजनिंग थी, ठीक है, कैपिटल क्राइसिस, एनपीएस थे लेकिन बैलेंस शीट क्लीन दिख रही थी, प्रोविजनिंग वीक थी, लॉसेस हाइड हो रहे थे, किए जा रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, वो हाइड किए जा रहे थे सारे लॉसेस। सो वीक प्रोविजनिंग। ठीक है, अब 2020 में यस बैंक फ्रेश कैपिटल रेजिंग के लिए ट्राई किया। ठीक है, बट बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। इनको कैपिटल भी नहीं मिला। ठीक है, इन्होंने सोचा कि थोड़ी सी फंड रेजिंग कर ली जाए, बट
वो भी नहीं मिला। क्या रीज़न था? क्रेडिट डाउनग्रेड। ठीक है, एक क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं हमारी, ठीक है, जिन्होंने इसको रेटिंग अच्छी नहीं दी, जिसके चलते इनका फंड रेजिंग वाला मामला भी फेल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि वो बिग रेड फ्लैग्स कौन कौन से थे। 6 क्रिटिकल रेड फ्लैग्स, ठीक है, वार्निंग सिग्नल्स जिसको भी कह सकते हैं। देखो यार, यस बैंक का स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा था, ठीक है, उस टाइम पे 2015-16 की अगर हम बात करें तो, और काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ था इसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करी हुई थी। बट रिटेल इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम यही है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिसर्च करें, ठीक है, रिसर्च नहीं करते, बस वो न्यूज़ के बेसिस पे और देख लेते हैं थोड़ा बहुत बैलेंस शीट वगैरह कि हाँ ठीक है ग्रोथ कर रही है कंपनी। पेपर पे तो यार सब चीज़, अब आप समझो, जब बोर्ड ही पूरा करप्ट हो, जब पूरा आप कह लो कि कॉरपोरेट गवर्नेंस ही बेकार हो, ठीक है, तो बुक में तो वो लोग कुछ भी दिखा देंगे ना, बुक के साथ भी फर्जीवाड़ा कर देंगे। सत्यम कंप्यूटर के केस में भी तो यही हुआ था, पूरा का पूरा बुक ही मैनिपुलेटेड था, कॉम्प्रोमाइज था। आप देखना, मैंने सत्यम स्कैम पे एक बहुत ही शानदार बेहतरीन वीडियो बनाया है, आप देखना, वहाँ पे रामलिंगा राजू ने किस तरीके से पूरी की पूरी बुक मैनेज कर ली थी, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था उसने, ठीक है। सो इसमें 6 क्रिटिकल रेड फ्लैग्स क्या क्या थे? देखो, जब भी आप अगर किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, ठीक है, यू नेवर नो कि बैक ऑफ द सीन क्या चल रहा है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, क्योंकि आप तो पार्ट हो ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन के, आप तो डेली जा नहीं रहे हो वहाँ पे, यू आर नॉट अ एम्प्लॉय, आपका किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है, यू आर जस्ट अ शेयर होल्डर, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेंगी चीज़ें। बट मार्केट या फिर ऑर्गेनाइजेशन ही कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिनसे सिग्नल एटलीस्ट मिलता रहता है, जो अवेयर होते हैं वो समझ जाते हैं। जैसे इसमें था, पहला वार्निंग सिग्नल वाज एक्सेसिव ग्रोथ, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर होते, ये सिग्नल आपको पहले दिख जाता। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, फ्यू कॉरपोरेट्स पे हैवी एक्सपोजर, कुछ ऐसे कॉरपोरेट्स हैं जिन पे हैवी एक्सपोजर इन द सेंस कि कुछ गिने चुने 2 4 5 या 10 कॉरपोरेट्स ही ऐसे थे जिनको इन्होंने, यस बैंक ने भर भर के लोन दे रखा था, एक्सपोजर सबसे ज़्यादा था, ठीक है, तो वो एक सिग्नल था। ऑडिटर चेंज हो रहे थे इनके बार बार, रेटिंग इनकी डाउन बार बार की जा रही थी। अब देखो, रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो पूरा प्रॉपर रिसर्च करके रेटिंग देती हैं, तो जब अगर आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टेड हो और उसको रेटिंग अच्छी नहीं मिली है, तो इट इज़ अ वार्निंग सिग्नल कि भाई कुछ तो गड़बड़ होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी आपको समझ जाना चाहिए था। इसके अलावा जो इनके प्रोमोटर्स थे वो अपना शेयर भर भर के बेच रहे थे, वो अगेन एक है ना, यहाँ देखना, मैंने बता दिया कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर, रिलेटेड पार्टी डील्स, ऑडिटर चेंजेस मैंने बता दिया, रेटिंग की कम होती जा रही थी, और इनसाइडर सेलिंग मतलब प्रमोटर इनका जो था वो अपने शेयर्स बेचे जा रहा था दनादन एक के बाद एक। ये सब एक साथ हो तो एग्जिट लेना जरूरी होता है। ये सारे सिग्नल्स क्या बता रहे हैं? यही तो बता रहे हैं कि भाई समथिंग इज नॉट राइट, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, निकलो बाहर। अब उसी टाइम पे जिसने इन 6 सिग्नल में से 3 को भी समझ लेता, 3 सिग्नल्स भी अगर उसको पता चल जाते, तो भाई वो, और कई लोग निकले भी हैं, बट मेजरली लोगों का लॉस हुआ है यस बैंक में। कोलैप्स मूवमेंट, आप देखना, March 5, 2020, ये वो डेट थी जब बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया था स्टॉक, ठीक है। आरबीआई ने 30 डे मोरेटोरियम लगाया, विड्रॉल कैप्स लगा दिए, ठीक है, लोगों को पैसे निकालने के लिए भी कैपिंग लग गई कि भाई इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते आप, बिकॉज बैंक उस सिचुएशन में नहीं है, अभी कैश क्रंच चल रहा है, ठीक है। बोर्ड सुपरसीड हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए नए, और एक दिन में ट्रस्ट जीरो हो गया, ठीक है। अब जितने इनके क्लाइंट्स थे बैंक के, जो भरोसा करते थे यस बैंक पे, उन सबका ट्रस्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब प्रशांत कुमार अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, प्रशांत कुमार वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद रेस्क्यू, अब यहाँ पे एंट्री होती है
यहाँ पर सिस्टम ने इंटरवीन किया और गवर्नमेंट और आरबीआई ने डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट किया कि भाई इतने लोगों के पैसे हैं यस बैंक में, अगर ये कोलैप्स हो गया तो लोगों का नुकसान हो जाएगा, इसको बचाना चाहिए। तो आरबीआई ने इंटरवीन किया बीच में, ठीक है, और एसबीआई लेट कंसल्टोरियम आया कि भाई बैंक को बचाना है, और फाइनली बैंक को बचाया गया, ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर्स नहीं बच पाए, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट टूटा, उन्होंने एग्जिट लिया, भले लॉस में निकले हों बट निकले, ठीक है। अब थोड़ा सा देखना लीगल फॉलोआउट क्या क्या हो गया। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस चले भाई, प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। कोलैप्स यहीं ख़त्म नहीं हुआ, सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, फॉर्मर मैनेजमेंट जो भी थे और बोरोवर्स पर केसेस हुए, ठीक है, मैनेजमेंट एंड बोरोवर्स बोथ। यहाँ पे आप अगर समझो, मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, इनसाइडर लिंक्ड लेंडिंग, एक पॉइंट हमने डिस्कस करा था, इनसाइडर लिंक्ड लेंडिंग, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो इसके एमडी सीईओस थे, उन्होंने ऐसे लोगों को, ऐसे कॉरपोरेट्स को लोन दिया हुआ था जो बिल्कुल इसके नोन थे, खास थे, खासम खास, ठीक है। तो उन पे भी एक्शन हुआ, नॉट सीईओ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट पे तो हुआ ही, फॉर्मर जो भी थे इनके एमडी सीईओ वगैरह, बट साइमल्टेनियसली जो इनके बोरोवर्स थे, जिन्होंने जिसको इन्होंने लोन दिया हुआ था, उन पे भी एक्शन हुए, ठीक है। फॉर्मर मैनेजमेंट और बोरोवर पर केसेस हुए, और आज भी लीगल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 6 बिग मिस्टेक्स दैट सैंक यस बैंक, जिसने यस बैंक को डुबाया। इस कोलैप्स के पीछे सिर्फ एक नहीं, 6 बड़ी गलतियां थी। ग्रोथ ओवर क्वालिटी, ठीक है, ग्रोथ हो रही थी बट कोई क्वालिटी नहीं थी भाई। चेस्ड रिटर्न विदाउट इंश्योरिंग क्रेडिट स्ट्रेंथ, गवर्नेंस फेलियर था, ठीक है, वीक बोर्ड ओवरसाइट, पुअर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क का कोई अता पता ही नहीं है, कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट्स हैं जहां पे आपने हैवी एक्सपोजर कर रखा है, ठीक है। और अंडर प्रोविजनिंग, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। कैपिटल फेलियर, फेल टू रेज एडिक्वेट कैपिटल एज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस कोलैप्स, रेटिंग इस टाइम पे भी इनको गंदी मिल गई थी, दैट वाज अनदर रीजन, ठीक है। मैनेजमेंट मिसकंडक्ट, मैनेजमेंट पुअर मैनेजमेंट था, बाद में केसेस भी चले जो कि आज भी चल रहे हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये सारी 6 बड़ी गलतियां थी जो सारी मिल करके यस बैंक को डुबाया है इन्होंने। लेसन्स फॉर इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर हो, कभी भी सिर्फ हाई ग्रोथ देख करके बैंक पर ट्रस्ट मत करो, ठीक है। दिस इज नॉट, यस बैंक इज द एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि यस बैंक एक एग्जाम्पल है कि आगे से अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो केवल हाई ग्रोथ देख करके आप बैंक पर कभी भी ट्रस्ट मत करो। डिपॉजिट डाइवर्सिफाई करो, नंबर्स ट्रैक करो, गवर्नेंस पे नज़र रखो। यस बैंक केस में ये लेसन थोड़ा महंगा पड़ा है, बिल्कुल महंगा पड़ा है, ठीक है। करोड़ों रुपए डूबे हैं लोगों को, देयर इज नो डाउट इन इट। तो आपको करना क्या है एज अ इन्वेस्टर्स, कि आपको तो पहले, सबसे पहली बात तो आपकी जो डिपॉजिट है उसको डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। डोंट पुट ऑल लिक्विडिटी इन स्मॉल बैंक्स, स्प्रेड रिस्क अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। दूसरा, चेक फंडामेंटल्स, जब भी आप किसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो आप फंडामेंटल्स देखो। क्रेडिट रेटिंग्स बैंक के केस में, बैंकिंग सेक्टर में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो किसी एक बैंक में, तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो अपनी रेटिंग देती हैं, रेटिंग पे नज़र रखो, ठीक है। और गवर्नेंस, ट्रैक प्रोमोटर बिहेवियर, रिलेटेड पार्टी डीलिंग्स एंड ऑडिटर, ये सारी चीज़ें आपको कॉन कॉल में मिल जाएंगी, ठीक है, कि कितने रिलेटेड पार्टी डीलिंग्स हुए हैं, या फिर जो एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं उनमें भी मिल जाएगी। प्रमोटर का बिहेवियर कैसा चल रहा है भाई, कहीं वो भर भर के स्टॉक्स तो नहीं बेच रहा है, अपने खाली तो नहीं किए जा रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है यार, तभी वो बेच रहा है इतना बल्क में, ठीक है। और अगर हाई ग्रोथ आपको दिख रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हाई ग्रोथ, तो उस पर क्वेश्चन करो कि यार ऐसा क्या ये अलग कर रहा है, व्हाट दे आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जिससे इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है और इतनी बेहतरीन है। तो ये सब आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है एज अ इन्वेस्टर।
अब लेसन्स फॉर बैंक्स एंड रेगुलेटर्स. So for regulators, early detection through stress test, better disclosure requirement, quicker enforcement of governance norm. ठीक है. अब ये रेगुलेटर के लिए है. फॉर रेगुलेटर कौन होगा? बैंक का आरबीआई होगी. आरबीआई यार देखो, अगर यस बैंक में ये सारी चीज़ें चल रही थी तो आरबीआई को क्यों नहीं मालूम था? आरबीआई ने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? ठीक है, हो सकता है उसी टाइम पे चीज़ें ठीक हो जाती. एक छोटी सी गलती, जब पहली गलती फर्स्ट मिस्टेक हुई थी, अगर आरबीआई ने इंटरवीन करा. ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ आरबीआई को, आरबीआई ने ज़रूर इनको नोटिस भेजा होगा, इन्होंने इग्नोर करा होगा. बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल लग करके काम क्यों नहीं किया? करेक्ट. तो कहीं ना कहीं दिक्कत है. बैंक के लिए क्रेडिट कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है. रेगुलेटर्स के लिए अर्ली वार्निंग इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है. यस बैंक एक वार्निंग केस स्टडी है. ठीक है, तो रेगुलेटर्स ने इनके अर्ली वार्निंग को या तो इग्नोर किया है या तो एक सो कॉज नोटिस दे करके छोड़ दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज या फिर बहुत बड़ी मिस्टेक हुई रेगुलेटर के एंड से भी. ठीक है. फॉर बैंक्स, स्ट्रॉन्गर रेटिंग कल्चर, लिमिट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एंड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म. अब देखो, यस बैंक अगर फेल हुआ है, इसमें जो गलतियां थी उससे जो अदर बैंकिंग सेक्टर में जो अदर प्लेयर्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, उनको सीखना चाहिए. फॉर एग्जांपल जो छोटे बैंक्स हैं उनको एक अच्छा खासा लेसन मिलता है कि भाई स्ट्रॉन्गर क्रेडिट कल्चर बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक्स में. ठीक है, स्ट्रॉन्गर क्रेडिट कल्चर. दूसरा, लिमिट कंसंट्रेशन रिस्क. कंसंट्रेशन रिस्क इन द सेंस कि कभी भी आप अपना एक्सपोजर एक ही जगह पे सबसे ज़्यादा हैवी एक्सपोजर करके ना रखो. ठीक है, आपको अपना एक्सपोजर डाइवर्सिफाई करना है. जैसे इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स के केस में बोला जाता है कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, उसी तरीके से बैंक के केस में भी बोला जा सकता है. इवन आफ्टर यस बैंक केस तो 100% बोलना चाहिए कि डाइवर्सिफाई योर रिस्क. आप किसी एक ऐसे कॉरपोरेट को लोन मत दो या फिर सिमिलर कैटेगरी. फॉर एग्जांपल, अगर आप लेंडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री हो गई. अब सपोज मैंने ये एक दो तीन चार सेक्टर का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है. अब कोई एक बैंक है, उसके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पे लेंडिंग कर सकता है. ठीक है, बट उसने जो अपना पूरा लोन बुक है, उसका ओवरऑल लोन बुक का 80% दे रखा है केवल सर्विस इंडस्ट्रीज, बाकी 20% में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो. तो यहाँ पे इनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्री पे हो गया. ठीक है, और सर्विस इंडस्ट्री में भी किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को दे रखा है. सो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर अ बैंक. अगर यहाँ से डिफ़ॉल्ट आने शुरू हुए तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी. ठीक है. इसके अलावा इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म, कि आप अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो. ठीक है, कभी भी कुछ भी चेंजेस करने हो तो इतना आपके अंदर क्षमता होना चाहिए. वो क्षमता कब होगा? जब आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होगा और अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई होगा. करेक्ट. सो यार, ये था यस बैंक का केस स्टडी. ठीक है, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा एज अ इन्वेस्टर, एज अ फाइनेंस स्टूडेंट. ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना. कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो आपको किस केस स्टडी पे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ इसी तरीके के केस स्टडीज़. मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में. तब तक के लिए दिस इज साइनिंग.